ओके हम डिस्कस कर रहे थे टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि अब हम कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियस की जो रिमेनिंग थी वो डिस्कस हमने करना स्टार्ट की थी टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए मैंने आपसे ये कहा था कि टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका जो इंडिविजुअल टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले उनकी लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है, आपको पता है स्टेट जो है वो किसी भी न्यूक्लियॉन की वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्टेट फंक्शन यानी कि साई से। तो साई को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जो क्वांटम नंबर्स की, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम उसके बाद क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज़ वाई वो जो थे डिस्कस करना ज़रूरी थे। ठीक है, अगर हम जो है वो किसी न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस बोलेंगे तो उसमें उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी शामिल होगा और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी शामिल होता है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं या हम उसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा कि हम ये कहते हैं कि किसी न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जितने उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उन सब के इंडिविजुअल के एंगुलर मोमेंटम का सम होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर इसको हम ना सिर्फ टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं बल्कि इसको हम न्यूक्लियर स्पिन भी कहते हैं। कंबाइनली जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा यानी कि जो सम ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको कंबाइनली हम स्पिन न्यूक्लियर स्पिन भी बोलते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, विच इज जे इज इक्वल टू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कट। ठीक है, अब इसमें जो है हमें जे की वैल्यू चाहिए अगर, तो उस जे की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, जे क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास टू मेथड हैं। डिपेंड्स वो जो मेथड है वो कौन सा मेथड हम सिलेक्ट करेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपस में किस तरह से कपल हुए हुए हैं, उनकी कपलिंग किस तरह से है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बेस पे हम जो है वो डिफाइन करेंगे कि कौन सी मेथड से हमने जो जे की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं कपलिंग की जिसके ज़रिए जो है वो न्यूक्लियॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ कपल हुए हुए हैं। उसमें हमारे पास एक है एल एस कपलिंग और द सेकेंड इज द जे जे कपलिंग। ठीक है, एल एस कपलिंग, एल स्टैंड फॉर, हमें कैपिटल एल जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, कैपिटल एल जो है वो सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तमाम जितने भी इसमें इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं उनका। तो एस जो है वो क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब के इंडिविजुअल स्पिन्स को हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो है वो एस बनता है। तो दो मेथड हैं कपलिंग के, एक हमारे पास एल एस कपलिंग है और दूसरी हमारे पास जे जे कपलिंग है। अब हम इनको सेपरेटली देख लेते हैं, एल एस कपलिंग क्या होती है और जे जे कपलिंग क्या होती है। एल एस कपलिंग में हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन है यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ वीक कपलिंग के जरिए जुड़ जाता है। ठीक है, उनकी जो कपलिंग होती है एक दूसरे के साथ वो वीक कपलिंग होती है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। ये जो आपको एल आई नज़र आ रहा है, एल आई सुमेशन आई इंटू एल आई आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? L1 L2 L3 L
4 एंड सो ऑन, यानी कि जितने, अगर लेट्स सपोज आपके न्यूक्लियस में 10 न्यूक्लियॉन्स हैं तो आप L लिखेंगे, L1 L2 L3 L4 अप टू L10, यानी आप उन 10 के 10 न्यूक्लियॉन्स का पहले टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि कैपिटल L के इक्वल है। उसके बाद फिर आप जितने वो 10 न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का स्पिन जो है एंगुलर मोमेंटम वो ऐड कर लेंगे, S1 S2 S3 अप टू S10, ठीक है। तो आपका S10 से आपके पास टोटल S आ जाएगा। तो आप तमाम न्यूक्लियॉन्स का पहले टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे और उसका टोटल कर लेंगे, और उसके बाद जितने भी आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का इंडिविजुअली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है आप वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उनको टोटल कर लेंगे। जब आपके पास L और S आ जाता है, फिर इन दोनों को ऐड अप करके L और S यानी कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों को ऐड करके आपके पास ये स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन आ जाती है, या टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आ जाता है J की वैल्यू, ठीक है, जिसे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपके पास क्या है? दूसरा मेथड है आपके पास जे जे कपलिंग। जे जे कपलिंग का मतलब ये है कि आप एक न्यूक्लियॉन का, एक सिंगल न्यूक्लियॉन का पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी ले लें और फिर उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी ले लें, फाइंड आउट कर लें, और इन दोनों को ऐड करके उस सिंगल न्यूक्लियॉन का आप जे फाइंड आउट कर लें। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस मेथड से, जे आई यानी कि आइथ, किसी आइथ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एक सिंगल आइथ पार्टिकल का, उसी पार्टिकल का, आइथ पार्टिकल का आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिया और उसी आइथ पार्टिकल का आपने स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिया, उन दोनों को ऐड करके उस पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम आपने फाइंड कर लिया एक सिंगल पार्टिकल का। तो जितने आपके पास पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए आपने इंडिविजुअली जे फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ आप क्या कर रहे थे, सबका पहले एल निकाल रहे हैं और फिर सबके लिए एस फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको आप ऐड करके जे फाइंड आउट करें। यहाँ आप क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का जे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिए, आपके पास अगर 10 न्यूक्लियॉन्स हैं तो आप हर न्यूक्लियॉन के लिए J1 J2 J3 अप टू J10 जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप उस J1 2 3 4 5 10 को ऐड करके आप टोटल J फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इससे आप उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस करना, बताना जरूरी है कि जो भी आपके पास दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपके पास जो न्यूक्लियाई होता है, एक आपका इवन न्यूक्लियाई होता है और एक आपका ऑड न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। इवन न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि उसमें जो टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो इवन होगा, ठीक है। तो इवन किस केस में होगा, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन हो, तब आपका न्यूक्लियाई इवन होगा। या आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इवन, दोनों जो है वो ऑड हो, या दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, तो आपके पास जो आपका न्यूक्लियाई बनेगा वो इवन न्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है। तो इवन न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम है वो इवन होगा, उसके लिए जो जे की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। और जो आपके न्यूक्लियाई ऑड न्यूक्लियाई होंगे, अब ऑड किस केस में हो सकता है, ऑड इस केस में हो सकता है कि दोनों में से कोई एक, या टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके ऑड हो जाए और प्रोटॉन इवन है, या आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके ऑड हो जाए और न्यूट्रॉन इवन है, दोनों में से कोई एक आपका ऑड और एक इवन होगा, तो आपका जो न्यूक्लियाई होगा उसको हम ऑड न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो ऑड न्यूक्लियाई के केस में जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन होगी या जो आपका जे होगा वो हाफ इंटेग्रल होगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको मैं फाइनली ये बताती हूँ कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसमें उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी शामिल होगा और उसका स्पिन भी जो है वो शामिल होगा। उन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल आता है, जिसको हम, उसका जो मैंने ऊपर फार्मूला मेंशन किया था अंडर रूट की फॉर्म में, उससे उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये
हमें क्या जो है वो उनकी जो ऑर्बिटल मोशन है उसके बारे में और स्पिन मोशन के बारे में ये बता रहा होता है न्यूक्लियस की। चलें, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के बाद हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं वो इसकी न्यूक्लियर मोमेंट्स है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप ईएमटी में भी इसको पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होती है वो किस वजह से होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो अराइज होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किधर से आएगी, न्यूक्लियस के अंदर भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है और हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, बट प्रोटॉन आपके चार्ज पार्टिकल हैं, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मोशन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वहीं से आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन किसकी, प्रोटॉन्स की, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये फील्ड जो है इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम उसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ड्राइव करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम कोई एक सिंगल पार्टिकल जो है यानी कि प्रोटॉन जो है वो कंसिडर करते हैं जिसका चार्ज जो है वो Q है और उसका मैस जो है वो M है और वो सर्कुलेट कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में या वो मूव कर रहा है विद स्पीड v। ठीक है, और क्योंकि हमने ऑर्बिटल स्पिन मोशन की बात की तो अगर हम उसकी ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट है तो फिर उसका जो रेडियस होगा वो r होगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है या एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो t है, तो उस सर्कुलर मोशन की वजह से उस चार्ज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम इस मेथड से, जो करंट की डेफिनेशन है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें पता है करंट की जो डेफिनेशन है क्यू बाई टी। ठीक है, और टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास किस तरह से आया, यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। वेलोसिटी आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट के जितना डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करता है पर यूनिट टाइम। यानी कि आपके पास v जो होता है वो किसके इक्वल होता है, v होता है s बाई टी। तो यहाँ से जब आप t निकालेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा s बाई वी। तो s आपके पास क्या है, जो वो डिस्टेंस कवर करता है सर्कुलर, वो किसके इक्वल होगा, वो 2 पाई आर, जिसे आप सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट भी कहेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर v। ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड। वी विल सब्स्टिट्यूट दिस टाइम पीरियड इन द इक्वेशन 1.21 इन प्लेस ऑफ t। तो हमारे पास i क्या आएगा, i विल बी क्यू वी ओवर 2 पाई आर। ठीक है, तो करंट हमने फाइंड आउट कर लिया, यही करंट जो है वो कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसी करंट को यूज करके हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है करंट आई की वजह से किसी लूप में जिसका एरिया कैपिटल ए है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर विच इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे m लिखा हुआ है, कहीं म्यू लिखा हुआ। बेसिकली जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, और a क्या है, पाई आर स्क्वायर। p यहाँ पे मिसप्रिंट है तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू आई ए, एम भी लिखा हुआ है लेकिन अब म्यू लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू आई ए। यहाँ पे आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या है, क्यू वी ओवर 2 पाई आर, और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये पाई आर स्क्वायर। तो म्यू आपके पास क्या आएगा, पाई जो है वो पाई के साथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा और एक सिंगल आर जो है वो इस पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऊपर आपके पास रह जाएगा क्यू वी आर ओवर 2। सो म्यू आपके पास क्या आया, क्यू वी आर ओवर 2। ठीक है, तो क्यू जनरल जो है वो चार्ज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहें तो क्यू क्या होगा आपका, उसे हम अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ई ले लें, यानी कि हम नेगेटिव पॉजिटिव नेग्लेक्ट करके क्यू जो है उसका जो चार्ज है उसको हम ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसिडर कर लें और उसे ई से रिप्रेजेंट करें और इसको इक्वेशन 1.22 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करें एम के साथ, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ, तो म्यू आपके पास आ जाएगा ई एम वी आर ओवर
2m, यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया। E जो है वो इसमें Q को रिप्लेस कर रहा है और E क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता है MVR बेसिकली किसकी डेफिनेशन है, ये आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है। ठीक है, जो आपका मोमेंटम होता है। तो म्यू को अगर हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिखना है, जिसको हम यहाँ पे L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू विल बी इक्वल टू EL/2m। ठीक है, वेयर यहाँ पे L मिसिंग है, वेयर L इज इक्वल टू MVR। ठीक है, अब इसमें आपकी जो L है एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से आपका म्यू जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे एल और म्यू के ऊपर हमने वेक्टर नोटेशन जो है वो रिप्रेजेंट की है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास बेसिकली म्यू की डेफिनेशन आ गई, यानी कि आपकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन तो नहीं किया कि हम यहाँ पे ई नहीं लिख रहे, लेकिन हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि ये हम इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो क्या आएगी। यहाँ पे हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे एल जो है, क्योंकि वो आपका सिर्फ एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो जब हम इसको जनरलाइज करेंगे, तो हम जब न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में तो ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जी, तो हम म्यू की बात कर रहे थे कि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए जब लिखा है, तो हमने इसे म्यू इज इक्वल टू EL/2m लिखा है। तो L बेसिकली है टोटल, और आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जस्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपकी ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी पार्टिकल के लिए। तो हमने बात की है कि जो, क्योंकि न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम है, या जो न्यूक्लियस की जो स्पिन है, दैट इज द सम ऑफ L+S। तो हम J को, इसको J से रिप्रेजेंट करेंगे, J विल बी इक्वल टू L+S। तो जब हम J जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू EL की बजाय हम EJ/2m लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, जिसको हम जायरोमैग्नेटिक रेशो और G फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो आगे हम देखते भी हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक और क्वांटिटी जो है वो उसे डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे इसमें एक एडिशन करते हैं इस इक्वेशन में, इसको हम एच कट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, या ये कह लें कि हम इसको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो आपका फैक्टर है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, इसको हम एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे और एच कट से डिवाइड करेंगे। एच कट से ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.26 को, और एच कट से ही हम इसे डिवाइड करेंगे। तो आपका जो यहाँ पे फैक्टर बनेगा EH/2m, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एच कट से इसको मल्टीप्लाई भी किया है, तो EH/2m जो है वो बेसिकली म्यू नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमने म्यू नॉट लिख दिया, ये आपका एज इट इज म्यू नॉट बन जाएगा। EH/2m, G इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ J के नीचे क्या आ जाएगा, J/H कट। ठीक है, तो इसको ये हम कह रहे हैं कि J/H कट जो है, हमने ये पहले बताया है कि H जो J है, इसके यूनिट्स वही हैं जो H कट के हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बना दिया। ठीक है, और ये G ऑलरेडी आपके पास एक रेशो है। तो यहाँ पे ये इसको ये क्यों हम कर रहे हैं, ये एक पैरामीटर जो है वो हम यहाँ पे बेसिकली बनाना चाह रहे थे, म्यू नॉट इज इक्वल टू H/2m। तो ये जो कांस्टेंट है, यहाँ पे फिर मिस प्रिंटिंग है, m नॉट की बजाय यहाँ पे म्यू नॉट है, म्यू नॉट है यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हम बोहर मैग्नेट्रॉन की डेफिनेशन यहाँ पे बनाना चाह रहे थे। तो ये आपका क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन है, जो कि इसको हम कहते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं, ये हम एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम म्यू की बजाय इसको म्यू बी यहाँ पे लिख रहे हैं, म्यू बी इज इक्वल टू EH/2me। अब यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्ट में
ई लिखा है क्योंकि हम इसको एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू लगाएं, एच कट की वैल्यू लगाएं और उसके बाद मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगाएं, तो हमारे पास म्यू बी जो होगा वो उसकी वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10⁻24 J/, टेस्ला। टेस्ला जो है ये आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। इसके बाद हम, क्योंकि ये मैंने बोला बोहर मैग्नेट्रॉन जो आपका है ये आपके एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम किसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं? हम बेसिकली न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए जो हमारा मैग्नेट्रॉन होगा वो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, जिसको हम म्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या चेंज आएगी यहाँ पे? आप देखो यहाँ पे चार्ज है, उसकी वैल्यू प्रोटॉन के केस में भी चार्ज की वैल्यू वही होगी मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रॉन के केस में भी इसका मैग्नीट्यूड यही होगा, और एच कट भी आपका कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो जस्ट कौन सी चीज़ चेंज होगी न्यूक्लियर के केस में? यहाँ हम इलेक्ट्रॉन का मैस कंसिडर करें जब आप न्यूक्लियर की बात करेंगे, तो क्योंकि न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपके प्रोटॉन्स की वजह से है, तो यहाँ पे जो हम मैस लेंगे वो प्रोटॉन का मैस लेंगे। तो जो आपकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है या जो आपका न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है उसको हम ई एच कट ओवर 2 MP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें अगेन ई एच कट की और एम पी की, तो हमारे पास वैल्यू आएगी म्यू एन की 5.058 इंटू 10⁻27 टेस्ला। तो आप देखें म्यू बी और म्यू एन की वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करें तो 10⁻24 है और यहाँ पे 10⁻27 है, यानी कि आपके जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, ये जो आपका न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है वो एटॉमिक मैग्नेट्रॉन से उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, अब क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है, तो और इन दोनों की जो मोशन होती है वो स्पिन मोशन भी होती है और उनकी ऑर्बिटल मोशन भी होती है, दोनों की। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो स्पिन है वो मैग्नेटिक मोमेंट उसकी वजह से भी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, प्रोटॉन पे चार्ज है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, उनकी वजह से हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नहीं होती, अलबत्ता उनकी जो स्पिन होती है वो कंट्रीब्यूट करती है। स्पिन मोशन की वजह से भी जो मैग्नेटिक मोमेंट जो वो प्रोड्यूस होती है वो इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो जब हम स्पिन की बात करते हैं तो स्पिन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भी आपने बोहर मैग्नेट्रॉन, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन म्यू एन से रिप्रेजेंट किया, इसी तरह जो स्पिन होगी उसको हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जी एस यानी ये एस इसके सबस्क्रिप्ट में है, तो ई एच कट ओवर 2m इंटू एस। जैसे वहां पे जे आ रहा था तो यहाँ पे एस आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारा ये ई एच कट ओवर 2m, क्योंकि न्यूक्लियस की ही बात हो रही है तो यहाँ पे हम इसको म्यू एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जी एस इंटू एस इंटू म्यू एन। ठीक है, अगेन जिसमें मैंने जी एस जो है इसको सिर्फ डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे एस लिखा गया है, तो जी एस को हम स्पिन जी फैक्टर कहते हैं, और स्पिन जी फैक्टर की वैल्यू प्रोटॉन के लिए कितनी होती है? 5.586 और न्यूट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू -3.826 होती है। ठीक है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होगी। जो आपकी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें जो ऑर्बिटल मोशन है वो सिर्फ किनकी इन्वॉल्व होगी? प्रोटॉन्स की, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन की नहीं। लेकिन स्पिन जो है वो दोनों की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपने इक्वेशन 1.26 लिखी थी, मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ, ये जो इक्वेशन 1.26 लिखी थी इसमें ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोटॉन्स के लिए होगी। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है ये 1 होगी फॉर प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के लिए इसकी जो वैल्यू 0 होगी। दैट इज वाई न्यूट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी 0 होगी। ठीक है, तो जो इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल मोशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होती है वो तो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, लेकिन स्पिन दोनों की वजह से। तो इसलिए हम
जो टोटल न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है न्यूक्लियस के लिए, वो जो फाइंड आउट करेंगे म्यू, वो म्यू जो है दैट विल बी द सम ऑफ म्यू एन, जो आपकी प्रोटॉन की वजह से होगी और साथ ही उसकी जो आपकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगी और साथ ही आपकी स्पिन की वजह से। तो इसको हम लिखेंगे म्यू एन, क्योंकि दोनों में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है। मैं अगेन वो आपको इक्वेशन दिखा देती हूँ। ये आपका म्यू एन इस तरह से हमने डिफाइन किया है। तो जब आप ये जनरल फार्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, ये वाला, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका म्यू एन आर है, ठीक है। तो दोनों में आपके पास म्यू एन आ रहा है। जब हम टोटल लिखेंगे स्पिन के लिए और ऑर्बिटल मोशन के लिए, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल मोशन को, क्योंकि इसमें आपके पास एल आ रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी स्पिन को, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को, जो स्पिन की वजह से यहाँ पे आपको ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो म्यू एन दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने से पहले इक्वेशन से कॉमन निकाल लिया। तो के इज इक्वल टू 1 to a, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम ले रहे हैं, क्योंकि हम उस पार्ट न्यूक्लियन के हिसाब से लिख रहेंगे, उस केथ न्यूक्लियन की वजह से, ठीक है। तो जी के एस के और ये आपका जी के एल के। तो म्यू एन अगर हम सुमेशन जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि जब हम इस पे सुमेशन अप्लाई करेंगे तो सम, जो स्पिन का सम है ऑल द न्यूक्लियंस के लिए, उसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम है तमाम न्यूक्लियंस के लिए, उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जी, जो दोनों की जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है, उसको हमने सिंपली जी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसी ये यहाँ से कॉमन निकला है जी म्यू एन, और एस प्लस एल आपका मिलके यानी एल एस कपलिंग वो आपको जे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कहेंगे जी जो है वो आपकी स्मॉल जी, ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस है, म्यू एन आपका न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, और जे आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया कि इवन न्यूक्लियाई के लिए वो 0 होती है और ऑड के लिए हमने इसकी वैल्यू डिफाइन की थी, इसी तरह जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ऑड जी, इवन एन और इवन जी और ऑड एन, उनमें जो उनकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो उसमें जो सिंगल एक आपका न्यूक्लियन बच जाता है जो अनपेड होता है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास, क्योंकि आपके पास जो टोटल अगर आपके पास इवन जी और ऑड एन हो, या इवन एन या ऑड जी हो, तो आप जब ये आपस में कपलिंग करेंगे तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके कपल होते जाएंगे और पेयर बनाते जाएंगे। तो ऑड नंबर होने की वजह से लास्ट में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच जाता है। जो भी इवन नहीं होगा, जो भी प्रोटॉन ऑड हो या न्यूट्रॉन ऑड हो, जो भी इन दोनों में से ऑड होगा, उसका एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियन जो है वो लास्ट पे बच जाएगा, जो पेयर नहीं होगा, जो कपलिंग नहीं करेगा। तो उसके एक सिंगल की वजह से, उसकी स्पिन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे हमारा ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, यानी कि अभी हम उसकी मोमेंट्स देख रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हमने देखी है। आगे जो है अभी फर्दर मोमेंट से रेलिवेंट और टॉपिक जो है वो मौजूद है, तो ये टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और अगला मोमेंट उसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।